सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आइए कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, 22/10/2001 6:20 AM। कुदरा बिहार का जन्म है इनका। कुदरा बिहार का जन्म स्थान है इनका। तो इस कुंडली को विश्लेषण करते हैं। D1 D9 चलित, D4 और D10, साथ में अष्टक वर्क, विंशोपक बल, षड्बल, पुष्करनोमास, केपी एस्ट्रोलॉजी, हर चीज़ इसमें हम मिलाकर इसको फलित करेंगे ताकि बिल्कुल 100% सटीक रिजल्ट आ सके और जातक के जीवन से मैच कर सके और जातक को ये लाभ दे पाए, ऐसी कोशिश रहेगी ताकि बहुत ज़्यादा सटीकता आ पाए इसमें। तो चलिए मित्रों, इसे शुरू करते हैं। ये तुला लग्न की कुंडली है, 7 नंबर से स्टार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रदेव इसके मालिक होते हैं। और ग्रहों की डिग्री भी देख लीजिए। सूर्यदेव 4 डिग्री 49 मिनट, चंद्रमा 11 डिग्री 12 मिनट, मंगल 2 डिग्री 15 मिनट, बुधदेव 20 डिग्री 24 मिनट, गुरुदेव 21 डिग्री 34 मिनट, शुक्रदेव 14 डिग्री 15 मिनट, शनिदेव 20 डिग्री 31 मिनट और राहु केतु 6 डिग्री 13 मिनट के साथ हैं। और यहाँ पर इस कुंडली में सूर्य से अष्टम में शनि और नवम में गुरु हैं। तो शनि और गुरु दोनों वक्री हैं इस कुंडली में। आइए अब इसे फलित करें और समझें क्या स्थिति है। बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा मित्रों, ध्यान से देखिए। तो लग्नेश शुक्र होते हैं और राशिस होते हैं गुरु। तो इनमें मित्रता नहीं है, क्योंकि गुरु मानते हैं शुक्र को अपना सम, लेकिन शुक्र ये गुरु को सम भी नहीं मानते। तो इनमें मित्रता नहीं है, शत्रुता है। अतः अगर राशिस और लग्नेश शत्रु हो तो जीवन में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल होता है। इसके बाद दोस्तों बात करें, इनकी राशि धनु है, क्योंकि 3 नंबर 9 नंबर राशि में चंद्रमा है। तो धनु राशि है। लग्नेश इनके शुक्र हैं। इनके इष्ट देव पंचमें शनिदेव होते हैं। शुक्र का नीच भंग राजयोग है, आप देख सकते हैं। शुक्रदेव लग्नेश होकर 12 नंबर में बैठे हैं और यहीं पर उच्च के बुधदेव बैठे हैं। तो इनका नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। शनि और गुरु वक्री हैं। राहु उच्च के हैं अपने मिथुन राशि में और धनु राशि में केतु देव भी उच्च के हैं। सूर्य यहाँ पर 7 नंबर लग्न में है, अतः नीच के हो गए। ये भी सारी जानकारियाँ आपको दे दूँ ताकि फलित करने में आसानी हो। शुक्र नीच के हैं, बुध के नीच के हैं, आप जानते ही हैं। मंगल देव उच्च के हैं 4 नंबर सुख भाव में। डिग्री आपको बता ही चुका हूं। आइए अब इसे फलित करें और देखें क्या स्थिति बनती है। लग्नेश राशि शत्रु हैं, बता ही चुका हूं। तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है। यह चर राशि है, यह वायु तत्व राशि है। शूद्र वर्ण की ये राशि भचक्र के 7वें स्थान पर आती है। तुला राशि का विस्तार 180 अंश से 210 अंश तक का होता है। चित्रा के तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, स्वाति नक्षत्र के चारों चरण और विशाखा नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण के संयोग से ये तुला राशि बनता है। मित्रों, लग्न के स्वामी शुक्र होने से जातक जातिका आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। ये एक पुरुष मतलब एक बच्चे की कुंडली है, ध्यान रखिएगा। तो जातक जातिका अगर लग्नेश शुक्र हो तो आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। इन्हें विलासी जीवन बहुत ज़्यादा भाती है। काल पुरुष की कुंडली में दूसरे एवं सप्तम स्थान का मालिक होता है। यह कुशल वक्ता के साथ अच्छे व्यापारी एवं अच्छे साझीदार भी होते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह तराजू होता है, जो दर्शाता है कि इनका आचार व्यवहार संतुलित रहता है। ये कुशाग्र बुद्धि के मालिक होते हैं। अगर शुक्र अच्छे हों तो इनमें कोई ना कोई कला भी होती है। स्वभाव चर है, लिंग स्त्री है, आराध्य माँ दुर्गा होती हैं इनकी। मूलांक इनका 6 होता है। भाग्यांक इस बालक का 8 है, क्योंकि 17 साढ़े 17 वर्ष के हैं। तो इनका भाग्यांक 8 है। भाग्योदयकारी वर्ष 24, 30, 36, 42, 48 और 54वां वर्ष है, 54 ईयर। मित्रों, आइए इसे फलित करें। तो लग्न का मान 9 डिग्री 11 मिनट है, जो कि अच्छा है। और लग्न स्वाति नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में है। लग्नेश शुक्र हैं तथा वे 14 डिग्री 15 मिनट के साथ हस्त नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में हैं। और लग्नेश शुक्र स्वयं 12 भाव में अपने नीच की राशि में यहाँ पर स्थित है, जो यह दर्शाता है कि कुंडली में लग्न दोष है। लेकिन दोस्तों, यहाँ नीच भंग भी हो रहा है, ये ध्यान देना है, क्योंकि बुध यहाँ पर उच्च के होकर बैठे हैं। तो लग्नेश का नीच भंग भी हो रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पर द्वादश में शुक्र वैसे भी बहुत अच्छा है धन के लिए और आनंद के लिए। तो धन बहुत ज़्यादा देंगे, जातक को आनंद भी देते हैं, लेकिन चरित्र के प्रति सावधान रहना चाहिए। या अपना नैसर्गिक फल जरूर देते हैं अगर 12 में होते हैं तो जो इनका फल है इनको माना जाता है लग्जरियस लाइफ के लिए, वो जरूर देते हैं इसको। तो जातक के चरित्र के प्रति संकल्पित रहना चाहिए। लग्नेश के द्वादश में होने से विदेश यात्रा का भी मौका जातक को मिलेगा, परंतु कुंडली के प्रभाव में कमी जहाँ होनी थी वहाँ बहुत अच्छी स्थिति नीच भंग से हो गई यहाँ इनकी, तथा थोड़ी बहुत परेशानी है जरूर देंगे। व्यय देंगे, आय के साथ व्यय भी देंगे, लेकिन लाभ भी इनको मिलेगा। शुक्र का नीच भंग हो रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ। शुक्र षडबल में अत्यंत बली हैं, बहुत ज़्यादा बली हैं, तथा शुक्र पुष्कर नवमांश में भी चले गए हैं, जिससे स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। शुक्र नवांश में भी अपने राशि में है और विंशोपक बल में भी हैं, तो ये नीच भंग एक तो हो गया, और इतना अच्छा बल इन्हें मिल रहा है कि जबरदस्त लाभ देंगे जातक को। ये धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छे हैं। शुक्र का मंगल, गुरु, बुध, चंद्रमा तथा सूर्य से तत्कालिक मैत्री रहेगा, तत्कालिक मित्र रहेंगे ये ग्रह। अब आइए दोस्तों मंगल को फलित करें। तो मंगल जो कि द्वितीय तथा सप्तमेश होकर कुंडली में मारक होते हैं, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली में मारक होते हैं, तथा चतुर्थ भाव में शनि के राशि में 2 डिग्री 15 मिनट के साथ बलहीन अवस्था में तथा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर उच्च के होकर बैठे हैं 4 नंबर चतुर्थ भाव में, ये उच्च के हैं। चतुर्थ का मंगल ये उच्च के होके बैठे हैं, तो चतुर्थ का मंगल जातक में गुस्सा भी देता है, तो निश्चय ही यह बालक गुस्से वाला भी होगा। जातक गुस्से वाला होगा, सफलता में थोड़ी देर भी करेंगे, क्योंकि यहाँ दिग्बलहीन होते हैं, मगर डिग्री भी इनकी कम है और दिग्बलहीन भी होते हैं, यहाँ दिग्बली होते हैं, थोड़ा सा देर भी करेंगे। उच्च में होने से इनको बल जरूर मिल रहा है, क्योंकि ये अकारक भी हैं कुंडली में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रिजल्ट। दोस्तों एक बात समझ लीजिए आप लोग कि कुंडली में कोई मारक ग्रह होकर, मारक ग्रह है और कुंडली में वो अपने उच्च की राशि में हो जाए तो मारकता उसकी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर उच्च की राशि में है तो यहाँ पर अपने नैसर्गिक फल भी जरूर देंगे। परेशानियाँ देंगे लेकिन फल भी देंगे, उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जातक में गुस्सा देंगे, वैवाहिक देरी करेंगे, चतुर्थ में, सप्तम में, अगर अष्टम में, द्वादश में मंगल हो तो वैवाहिक देरी भी करते हैं। विवाह में देर करेंगे, लेकिन कुछ सुख सुविधा भी यहाँ देंगे। मंगल जातक को मकान वगैरह तो यहाँ पर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद देंगे, तो यहाँ पर कुछ फल भी देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष भी कराएंगे इसके लिए। विवाह स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो गुस्सा होगा जातक में, परंतु अपनी राशि पर होने से स्थिति अनुकूल रहेगी। सप्तम पर दृष्टि कैरियर के लिए ठीक रहेगा, तथा आय की स्थिति संघर्ष के बाद मिल जाएगी आय इनकी, तो ये स्थिति। लेकिन यहाँ पर मंगल की एक और स्थिति बनती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। मंगल यहाँ मृत अवस्था में और षडबल में भी बलहीन है, लेकिन विंशोपक बल मिल रहा है, जिससे ये फल देने में सक्षम है। और ये भी जान लीजिए कि जातक मांगलिक नहीं है, क्योंकि मंगल जब उच्च के हो जाते हैं, योग कारक हो जाते हैं, तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। तो यहाँ मित्रों यहाँ एक और चीज़ देखनी है कि मंगल जब उच्च के हो जाते हैं तो जातक में बहुत ज़्यादा पराक्रम देते हैं, और अगर ये जातक चाहे किसी खेल कूद में जाना या पुलिस फोर्स वगैरह में जाना, तो मंगल यहाँ पर इस जातक की जरूर हेल्प करेंगे। चलिए आगे फलित करें। तो गुरु जो तृतीयेश तथा षष्ठेश हैं, तो तृतीयेश तथा षष्ठेश होकर 21 डिग्री 34 मिनट के साथ पुनर्वसु नक्षत्र यानी गुरु स्वयं के नक्षत्र में है, और भाग्य भाव में बुध के राशि में राहु के साथ गुरु चंडाल दोष में है। अतः जातक को चरित्र के प्रति सावधान रहना है, गलत रास्तों पर चलने से बचना चाहिए। धर्म में कमी करेंगे, पिता संबंधी मनमुटाव, मान सम्मान में कमी, शिक्षा में भी व्यवधान देंगे, परंतु अपने भाव पर तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी सप्तम दृष्टि अपने भाव पर डाल रहे हैं, तो पराक्रम देंगे, लेकिन गुरु चंडाल दोष के कारण भाग्य हानि तथा परेशानी भी देंगे। और राहु के साथ बैठकर ये राहु जैसा फल देने में पूरी तरह सक्षम हो गए हैं, एवं गलत रास्तों का चुनाव कराएंगे। षडबल में भी साधारण बल में है, लेकिन विंशोपक बल तथा वक्री होने से, ये वक्री भी हैं मित्रों, तो बली है, बल मिल रहा है, अतः ज़्यादा न नेगेटिव प्रभाव देंगे। उपाय जरूरी है। गुरु चंद्र की दृष्टि हो रही है तो गजकेसरी का भी यहाँ पर निर्माण होगा, लेकिन गुरु अकारक होते हैं इस कुंडली में, इसलिए बहुत ज़्यादा तो प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ % जरूर गजकेसरी का यहाँ प्रभाव मिलेगा।
अब शनि की बात करें हम, तो शनि चतुर्थेश हैं तथा पंचमेश हैं और 20 डिग्री 31 मिनट के साथ रोहिणी नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में हैं तथा वह भी बकरी हैं और अष्टम भाव में शुक्र की राशि में है, जिससे वह त्रिक भाव का भी फल देंगे। तो हालांकि शनि अष्टम में लंबी आयु लंबी काया देते हैं, गुण विद्या का भी ज्ञान देंगे, परंतु परेशानियां भी देंगे। सुखों में कमी, शिक्षा में तथा प्रेम संबंध में बाधा, कार्य क्षेत्र में परेशानी, परिवारजनों से मनमुटाव, परेशानियां तथा संघर्ष भी देंगे। शारीरिक कष्ट भी रहेगा और षड्बल में बलि तथा वक्री भी हैं, तो अतः इनका उपाय अति अनिवार्य होगा, क्योंकि ये त्रिक में चले जाने के बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। बुध की बात करें मित्रों, तो बुध यहाँ पर अपने राशि में द्वादश भाव में है, तो ये विपरीत राजयोग में आ जाएंगे, क्योंकि लग्नेश भी हैं यहाँ पर, मगर लग्नेश का नीच भंग हो गया और लग्नेश बली हैं, तो ये विपरीत राजयोग का प्रभाव जरूर देंगे। बुध जो तृतीय तथा द्वादश होकर 20 डिग्री 24 मिनट के साथ हस्त नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में है और षड्बल में भी बली हैं, और बुध देव अपने उच्च की राशि में द्वादश भाव में स्थित है। लग्नेश के नीच होने के बाद उनका नीच भंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर बुध देव अच्छे हैं, विपरीत राजयोग फलित होगा। बुध देव अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, ये जातक को विदेश भ्रमण भी कराएंगे, भाग्य का भी समर्थन मिलेगा तथा जातक को विदेशी भूमि से लाभ भी होगा एवं पिता संबंधी कार्य भी यह जातक करेगा। द्वादश में बुध के होने से कर्ज की स्थिति थोड़ी बहुत तो जरूर बनेगी, ये तो निश्चित बात है। तो वहाँ पर और ये भी है कि शुक्र और बुध जब हैं तो ख्यालात ऐसे बनेंगे इस बालक की कि चलो ये भी कर लूँ, चलो वो भी कर लूँ, और उस तरह से गलत रास्ते पर भी जा सकता है, क्योंकि शुक्र द्वादश में होते हैं तो गलत रास्ते का भी व्यक्ति चुनाव कर लेता है। चरित्र के प्रति उसका ध्यान रखना होगा और छोटी मोटी बीमारियों का भी ध्यान रखना होगा। भाग्य का समर्थन मिलेगा परंतु संघर्ष के बाद। बुध अपनी महादशा में बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएंगे, इसके बाद इसको लाभ देंगे बालक को। आइए चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा की हम बात करें तो चंद्रमा यहाँ पर कर्मेश हैं तथा 11 डिग्री 12 मिनट के साथ मूल नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र में हैं। केतु के नक्षत्र में हैं और कुंडली में तृतीय भाव में केतु के साथ ही स्थित हैं। केतु के साथ स्थित हैं आपके तृतीय भाव में, तो जिससे केतु का पूरा प्रभाव चंद्रमा पर है, क्योंकि केतु के नक्षत्र में भी हैं और यहाँ चंद्रमा को ग्रहण लग भी रहा है, जिससे जातक का मन अशांत रहेगा, बेचैनी रहेगी, माता संबंधी परेशानी होगी तथा भाई बहनों से भी मनमुटाव रहेगा, बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहेगा। ग्रहण दोष की दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, जिससे भाग्य में कमी होगी, पराक्रम में कमी होगी, मन भी अस्थिर रहेगा एवं कार्य क्षेत्र में भी संघर्ष की स्थिति और परेशानी की स्थिति रहेगी। उपाय अनिवार्य है, हालांकि चंद्रमा षड्बल में बलहीन है तथा विंशोपक बल में होने से बल भी मिल रहा है इन्हें। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो एकादश होकर 4 डिग्री 39 मिनट के साथ चित्रा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में तथा षड्बल में भी बली हैं, मतलब कि षड्बल में, माफ कीजिएगा दोस्तों, बलहीन है। तो यहाँ सूर्य षड्बल में बलहीन है एवं लग्न में अपने नीच की राशि में ये स्थित हैं, 7 नंबर में नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ ये स्थित हैं, लेकिन बल में कमज़ोर हैं, फिर भी अपना फल जरूर देंगे। ये जातक में अहंकार और गुस्सा देंगे, परंतु सम्मान में भी कमी करेंगे तथा सप्तम पर दृष्टि जाने से वैवाहिक जीवन तथा जीवन साथी के प्रति क्रूरता भी देंगे। मान सम्मान में कमी करेंगे तथा आत्मविश्वास में भी कमी करेंगे एवं पिता से संबंधित मतभेद भी देंगे। सूर्य का उपाय अनिवार्य है, शिक्षा बाधित करेंगे एवं प्रेम संबंधों में धोखा भी मिलेगा इन्हें। राहु की बात करें तो राहु देव 9वें भाव में 6 डिग्री 13 मिनट के साथ मृगशिरा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में है एवं 9वें भाव में अपने उच्च की राशि में गुरु के साथ गुरु चंडाल दोष में है, जिसके कारण धर्म में कमी, पिता से मतभेद, भाग्य हानि, धर्म संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, सम्मान में कमी, चरित्र का खराब होना, भाई बहनों से मनमुटाव, पराक्रम में कमी, शिक्षा में बाधा और धन हानि के योग भी दिख रहे हैं। अतः राहु का उपाय बिल्कुल अनिवार्य है। केतु की बात करें, केतु देव तृतीय भाव में अपने उच्च की राशि में धनु राशि में 6 डिग्री 13 मिनट के साथ मूल नक्षत्र यानी कि स्वयं के नक्षत्र में, जिससे बली हैं और चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष में भी है। अतः पराक्रम में कमी, भाई बहनों से मनमुटाव, मन अशांत, माता संबंधी परेशानी, विवाह स्थान पर दृष्टि जाने से वैवाहिक मतभेद भी ये देंगे। 9वें भाव पर दृष्टि जाने से
होने से संघर्ष एवं एकादश पर दृष्टि जाने से गलत रास्ते से आए भी कराएंगे, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। केतु का भी उपाय जरूरी है क्योंकि ग्रहण लग रहा है यहाँ और चंद्रमा भी प्रभावित हो रहे हैं। अब आइए दोस्तों इनकी बात कर लें कि आय की क्या स्थिति है। तो आय के मालिक, आय भाव के मालिक जो होते हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य आपके मंगल के राशि में नौमांश में हैं, और मंगल को जब आप देखेंगे तो अपने उच्च की राशि में है, तो आय इनकी बहुत अच्छी रहेगी। कर्म भाव के मालिक चंद्रमा बनते हैं, और चंद्रमा यहाँ खुद की राशि में है, और फिर चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ ग्रहण दोष में है, तो कर्म इनका ज़्यादा परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाके बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद इन्हें सफलता मिलेगी। मेहनत ही इनका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। धन भाव की बात करें तो मंगल बनते हैं, और मंगल को जब आप देखेंगे नौमांश में तो अपने उच्च की राशि में है, और फिर मंगल यहाँ शनि देव की राशि में बैठे हुए हैं, और शनि देव को यहाँ देखेंगे लग्न कुंडली में तो अष्टम में हैं। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि शनि लग्न कुंडली में अष्टम में है, अतः धन के लिए संघर्ष है, परंतु ससुराल का घर ही है, ससुराल से भी इनको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। आइए दोस्तों अब नौमांश की बात कर ले, नौमांश की चर्चा करें। तो मंगल यहाँ पर उच्च के हैं सेकंड भाव में यहाँ, और दोस्तों सबसे बड़ी बात है मंगल इसलिए भी यहाँ मारक होते हुए भी अच्छा प्रभाव देंगे कि ज़्यादातर डिविजनल चार्ट्सों में मंगल अपने उच्च की राशि में है, ज़बरदस्त वर्गोत्तम है, और हर तरह के चार्ट देखिएगा जितने चार्ट हैं उसमें से आधा से ज़्यादा में ये अपने उच्च की राशि में है, तो ज़बरदस्त प्रभाव देंगे मारक होते हुए भी, और कहीं ना कहीं अच्छा भी प्रभाव देंगे, पराक्रम तो ज़बरदस्त देंगे जातक को। देखिए मंगल उच्च के हैं, शुक्र अपने राशि में अष्टम भाव में है, तो यहाँ शुक्र की बात करें दोस्तों, माफिया षष्ठम भाव में छठवें भाव में अपने राशि में है, तो शुक्र यहाँ पॉजिटिव हो जाते हैं नौमांश कुंडली में खुद भी, यहाँ तो नीच भंग में थे और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो शुक्र की स्थिति यहाँ भी क्लियर हो गई कि अच्छी है। चंद्रमा अष्टम में अपने राशि में है, तो चंद्रमा की स्थिति भी थोड़ी ठीक होती है यहाँ। इसके बाद क्योंकि दोस्तों 6/8/12 का चंद्रमा को दोष भी नहीं रखता, ये भी ध्यान रखिएगा। राहु नीच के हैं, राहु के देखिए तो राहु यहाँ नीच के हो गए तथा केतु भी नीच के नौमांश में हो गए हैं, तो ये स्थितियाँ राहु केतु के पक्ष में नहीं है। वैसे भी लग्न कुंडली के हिसाब से भी इनका उपाय करना है। लग्न के नौमांश में बुध देव जो बनते हैं वो यहाँ पर अष्टम में चले गए हैं। लग्न के नौमेश यहाँ बुध देव होते हैं। जरूर देखना है दोस्तों नौमांश के लिए कि लग्न का नौमेश कहाँ बैठा है नौमांश में, तो वो जाकर अष्टम में चला गया है, तो थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पर दिख रही है। तथा ये भी देखिए कि नौमांश में सप्तमेश जो हैं वो बुध भी हैं, और बुध जाके अष्टम में बैठ गए, तो वैवाहिक परेशानी यहाँ, वैवाहिक बाधा साफ दिखता है, वैवाहिक मतभेद भी दिखता है, क्योंकि नौमांश में शुक्र भी केतु से पीड़ित हैं, शुक्र भी विवाह के कारक होकर पीड़ित हैं, यहाँ वैवाहिक परेशानी होगी। मंगल की बात करें तो यहाँ वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम की बात करें तो नौमांश में सूर्य को राहु ने ग्रहण लगा दिया है। यहाँ देखिए सूर्य यहाँ भी नेगेटिव है, सूर्य को राहु ने यहाँ ग्रहण लगाया हुआ है, जिससे सूर्य और नकारात्मक हो गए, और नौमांश के कारक शुक्र षष्ठम में चले गए हैं, ये छठे भाव में शुक्र चले गए हैं, ये नौमांश के कारक होते हैं, तो थोड़ा संघर्ष भी है जीवन में। नौमांश में शनि और चंद्र का विषय योग भी बन रहा है, तो इसका भी प्रभाव जातक के जीवन पर नेगेटिव मिलने वाला है। आइए और चलित की बात करें हम, तो चलित में सब कुछ लग्न कुंडली जैसा ही है, बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं। आगे चर्चा करें हम कुंडली की बात करें D4 की, तो लग्न के चतुर्थेश को देखा जाता है दोस्तों। लग्न के चतुर्थ भाव का सूक्ष्म विश्लेषण चतुर्थ भाव से किया जाता है, मतलब चतुर्थांश कुंडली से किया जाता है कि आपके जीवन में कितनी सुख सुविधाएं रहेंगी, और चतुर्थांश अगर सही हो तो जिस जीवन में आप अच्छी सुख सुविधाएं भी भोगते हैं। तो लग्न के जो चतुर्थेश हैं शनि, वो एकादश भाव में अच्छी स्थिति में है, तथा चतुर्थांश के लग्नेश भी हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति है। तो आय भाव में यहाँ अच्छी स्थिति है। चतुर्थांश के चतुर्थ भाव के मालिक मंगल होते हैं, क्योंकि 1 नंबर राशि है, और मंगल देव को आप देखेंगे तो लग्न में अपने उच्च की राशि में तो बहुत अच्छी स्थिति है। अपने उच्च की राशि में यह दिखाता है कि सुख सुविधा इस जातक के पास रहेगी, उसकी कमी नहीं है, लेकिन मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। अब दशमांश की भी चर्चा कर ले दोस्तों, क्योंकि कैरियर के लिए यह देखा जाता है। तो लग्न के दशमेश यहाँ बनते हैं चंद्रमा, तो लग्न के दशमेश चंद्रमा दशमांश में पराक्रम भाव में अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब यह दिखाता है कि जातक को अपने मेहनत तथा पराक्रम से हासिल होने वाला है सब कुछ, ऐसे कुछ नहीं, बैठने से नहीं होगा, मेहनत करना होगा। दशमांश के लग्नेश शनि हैं, वो
दशमांश के लगने शनि देव बनते हैं और दशमांश में कारक भी होते हैं शनि दशमांश के, तो वो सप्तम में है तो भी स्थिति अच्छी है। अतः यह पता चलता है कि विवाह के बाद का कैरियर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इस जातक का विवाह के बाद भाग्योदय होगा। दशमांश के 10वें शुक्र होते हैं, क्योंकि 10वें से यहाँ शुक्र देव हैं और वह भाग्य भाव में, तो इनका दशमांश बेहतरीन है, जो कि यह बताता है कि कैरियर जातक का बेहतरीन रहेगा, लेकिन मेहनत तो करना है तभी लाभ मिलेगा। होरा कुंडली भी इनकी मैंने देखी, सुखों को दर्शाता है होरा कुंडली, वह भी अच्छी स्थिति है। जातक का सरकारी नौकरी होना मुश्किल है। जातक व्यापार में सफलता अर्जित करेगा। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो पुलिस फोर्स में ट्राई करे, वहाँ इसको सफलता मिल जाएगी, वो भी मेहनत के बाद। और कहीं भी किसी क्षेत्र में इस जातक को सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसकी कुंडली में प्रॉपर बिजनेस का योग बना हुआ है। बिजनेस में ज़मीन, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह का काम करे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। रत्न नहीं पहनना है, क्योंकि कुंडली इस तरह की नहीं है कि कोई रत्न पहनी जा सके। इसके बाद हम बात करें मित्रों, यहाँ पर रत्न अगर हम पहना दे तो यहाँ उच्च स्त्रीक भाव का रत्न पहनना उचित नहीं होता है। और कोई भी ग्रह, शनि की भी स्थिति अच्छी नहीं है। शुक्र, बुध और शनि तीनों कारक होते हैं इसमें, और तीनों स्त्रीक में चले गए हैं तो रत्न उचित नहीं है। जातक का विवाह व्यापारिक घराने में होगा एवं जन्म स्थान से 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर होगी। कैरियर, अगर मेहनत और परिश्रम किया जाए तो कैरियर और कुछ उपायों के द्वारा बेहतरीन हो सकता है। उपाय की बात करें तो हम नियमित रूप से हनुमान चालीसा, शनिवार को पीपल में काला तिल डालकर जल देना है। सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र प्रतिदिन करना है एवं जल देना है सूर्य को। शंकर भगवान के नियमित जल में तिल डालकर तथा कभी कभी दूध से भी जलाभिषेक करें। गुरुवार को केले में जल दें। पीला कपड़ा कभी नहीं पहनना है इन्हें। गुरु का बीज मंत्र हम करना शुरू कर दें। माँ का नियमित आशीर्वाद लें। 5 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में पहने और समय समय पर घर में रुद्राभिषेक और माँ दुर्गा का अनुष्ठान जरूर कराएं। इनकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों, अभी शुक्र की महादशा है जो 2022 तक चलेगी। इसके बाद सूर्य की दशा आएगी, तो सूर्य का उपाय अभी से ये शुरू कर दें। शुक्र को मिथुन राशि में अष्टक वर्ग में 3 बिंदु मिले हैं, जो कि बहुत सामान्य है, तो बहुत अच्छी स्थिति अभी नहीं होगी। सूर्य को तुला में अष्टक वर्ग में 4 बिंदु मिले हैं, तो कुछ स्थितियां सूर्य के आने से जब उनकी दशा, तो कुछ स्थिति इनमें ठीक हो जाएगी। अष्टक वर्ग की बात करें तो लग्न को 33 बिंदु मिले हैं। द्वितीय धन भाव को 31, तृतीय भाव को 22। तो यहाँ पर मैंने कुंडली एनालिसिस में ही बताई थी, पराक्रम भाव बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो 22 पॉइंट यह दर्शाता है। इसको ध्यान दें और उसका उपाय जरूरी है। चतुर्थ भाव को 27 मिले हैं, तो साधारण है, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, सुख सुविधाओं के लिए मेहनत चाहिए। पंचम को 27 मिला है, वह भी साधारण है। छठे भाव को 39 मिला है, ध्यान देने वाली बात है। आपको रोग ऋण कर्ज वगैरह बढ़ सकता है, तो इसका ध्यान दीजिए। सप्तम की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। 30 पॉइंट बोल रहा हूँ मित्रों, माफ़ कीजिएगा, 13 पॉइंट मिला है सप्तम को, तो ये स्थिति ज़्यादा बुरी है। तो सप्तम वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ दिख रही है। अष्टम में 17 मिला है, तो अष्टम के लिए ठीक है। 6, 8, 12 में कम हो तो अच्छा है। नवम में 27 मिला है, तो साधारण है, इसका भी ध्यान रखना होगा। दसम में कर्म भाव में 21 मिला है, जो कि यह दिखाता है कि कैरियर के लिए रुझान कम होगा, तो मेहनत पर ध्यान देना होगा, नहीं तो दिक्कत होगी। एकादश को 26 मिला है, इसको ध्यान दें, क्योंकि आय भाव कमज़ोर है। द्वादश को 24 मिला है, यह ठीक है। तो मित्रों, यह रहा इनका कुंडली का सार। जितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार फल मिलेगा, और समय समय पर उपाय करते रहने हैं, इन्हें करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।